कल क्या रिवाइज करते हैं, देन वी स्टार्ट टुडेज क्लास। कल का पहला पॉइंट हमने सीखा था, दैट इज क्या था बेटा? पहला पॉइंट सीखा था, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देर आर टू आंसर्स फॉर इट एंड टू डिफरंट क्वेश्चंस ऑल्सो. जर का बेटा त्यांनी प्रश्न विचारला व्हॉट इज financial statement, that is different, and which are financial statement, that is different. The statement which shows profitability, growth, efficiency of a business is called financial statement. And which are the financial statement? Profit and loss account and balance sheet. Then त्या पुढे गेल्यानंतर उसके आगे हमने दो वर्ड का मीनिंग सोचा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. The given data is to be segregated, presented or studied in such a way that so that you can draw a conclusion. It is called analysis. यानी दिया हुआ डेटा, आप जैसे स्टैट्स में देखो ग्राफ बनाते हैं हम लोग, बहुत सा डेटा दिया रहता है, फिर हम उसको टेबल में कन्वर्ट करते हैं. क्रिकेट प्लेयर है, उसके अभी तक के समझो सारे स्कोर दिए, देन यू कन्वर्टेड इनटू टेबल नंबर ऑफ इनिंग्स, मोर देन 30 रन्स कब है, मोर देन 50 कब है, 100 कब है, स्ट्राइक रेट क्या है, अगेंस्ट किस टीम में कितने बनाए, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस. Similarly, financial analysis is converted into different presentation so that the user can use it. User means यहाँ पे management है. And then हमने उसके बाद क्या सीखा कि उसका इंटरप्रिटेशन करना, म्हणजे त्याचं काय करायला पाहिजे बेटा? अभ्यास करायला पाहिजे. इंटरप्रिटेशन म्हणजे काय? अभ्यास कसा करतात, that is called as interpretation. Now we are going to learn methods of interpretation. म्हणजे आपण आता त्याच्या काय शिकणार आहोत बेटा? मेथड शिकणार आहोत. ऐसे देखा जाए तो there are so many methods under management accounting, but in your syllabus there are only 3. पहला है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकंड है कैश फ्लो एनालिसिस एंड लास्ट वन इज रेशियो एनालिसिस. तर आज आपण जो सुरुवात करतोय तो पार्ट आहे रेशियो एनालिसिस. काल अपन त्याची सुरुवात केलेली है, राइट? रेशियो का मैंने मीनिंग बताया आपको. रेशियो इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which shows relationship between two or more variables which are connected with each other. अब हमको सीखना है बेटा. सीखने के पहले कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं so that you understand properly what is it. देखो यहाँ पे नाउ अगर आपको बेटा ये सीखना है रेशियो निकालना, तो आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए सो दैट यू अंडरस्टैंड इट. क्या है वो बेसिक चीजें? देखिए, मैं जो भी अभी इक्वेशन लिख के दे रहा हूं वो सबको समझ में आना कंपलसरी है. Then only you all are going to understand it. Now all of you know that in any final account, first is a trading account where we record generally the major item in trading account is opening stock, फिर होता है परचेसेस यानी परचेस लेस रिटर्न, राइट? देन यहाँ पे होते हैं सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट बेटा? या मॅन्युफॅक्चरिंग एक्सपेंसेस. क्रेडिट साइडला सहसा असते सेल्स. सेल्स आय मीन टू से सेल्स माइनस रिटर्न. देन देर इज अ क्लोजिंग स्टॉक, राइट? एंड देन आवर आंसर इज ग्रॉस प्रॉफिट. बराबर है बेटा? अब जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करो, तो आपको ये
टॉपिक में यूज होने वाले कॉन्सेप्ट जरा जल्दी समझेंगे। सपोज बेटा आपके प्रॉब्लम में क्लोजिंग स्टॉक नहीं है या क्लोजिंग स्टॉक है भी, जो भी है, तो जब भी आप सेल्स में से जीपी माइनस करोगे यू विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स में से जब जीपी माइनस होगा तो क्या मिलेगा आपको? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर से एक बार समझ लो। सपोज बेटा मेरा सेल है 10 लाख और मेरा जीपी है 4 लाख, तर सीओजीएस किती येईल माझी? सीओजीएस म्हणजे काय बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. इट विल बी 6 लाख. हाउ इट इज कॅल्क्युलेट? सेल्स मायनस जीपी. आणि याचा उपयोग आता फॉर्म्युल्यामध्ये बरेचशा वेळेस होणार है। देन बेटा आप सबको पता है ये जीपी यहाँ पे आता है। देन हियर वी राइट ऑल टाइप ऑफ इनडायरेक्ट इनकम एंड हियर वी राइट ऑल टाइप ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट बेटा? और जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बेटा? नेट प्रॉफिट। तो अगर समझो बेटा मेरे प्रॉब्लम में और कोई भी इनडायरेक्ट इन्कम नाही है, माझ्या प्रॉब्लेम मध्ये आणखी कोणतीही इनडायरेक्ट इन्कम नसेल आणि मला जर का जीपी आणि इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस माहित असतील, सो व्हॉट शुड बी माय नेट प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट नहीं ना रे बेटा, मैं क्या, हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नहीं समझा? मैंने क्या बोला कि अगर मेरे प्रॉब्लम में कोई भी इनडायरेक्ट इनकम नहीं है और मेरा जीपी कितना है बेटा? 4 लाख, राइट? और मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 1 लाख, सो व्हाट शुड बी माय नेट प्रॉफिट? 3 लाख। तो कैसे निकाला मैंने? जीपी माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हैव यू अंडरस्टैंड? या समझो बेटा मुझे उल्टा बोलना है। मेरे प्रॉब्लम में उन्होंने बोला इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 लाख है, एनपी 3 लाख है, सो व्हाट शुड बी द जीपी? 4 लाख। या मेरे प्रॉब्लम में ऐसे बोला है उन्होंने जीपी 4 लाख है, एनपी 3 लाख है, सो व्हाट शुड बी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? 1 लाख ना। 4 में से 3 गया, कितना आएगा? 1। दिस ऑल आर द इक्वेशन। हेलो बेटा, सीए का होमवर्क अभी मत करो क्लास में, आपको ही बोल रहा हूं, हो गया उसका टाइम खत्म। अब उसके बाद है बेटा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। अब बेटा इस लायबिलिटी और एसेट साइड में 2 टाइप की लायबिलिटीज होती है। वन इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जो ओनर की होती है, लाइक शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, सब कुछ, या कैपिटल, जनरल रिजर्व, P&L, और एक लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह। और दूसरे होते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी यानी कौन कौन से? कोई एग्जांपल देगा? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑल आर करंट लायबिलिटी। सिमिलरली बेटा असेट साइडला लॉन्ग टर्म असेट असतात, म्हणजे फिक्स असेट, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, त्यांना फिक्स असेट म्हणतात। तो बचे हुए सारे क्या रहेंगे बेटा? करंट असेट। डेटर, कैश, बैंक बैलेंस, देन स्टॉक, ऑल आर व्हाट बेटा? करंट असेट। इज दिस क्लियर? तो बेटा मैं ये क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं? क्योंकि ये सब अभी रेशियो में हम लोग यूज करने वाले हैं। रेशियो मध्ये एक रेशियो येणार है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो में क्या होता है? करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी। जीपी रेशियो, जीपी रेशियो में होता है जीपी अपॉन सेल्स। फिर आने वाला है स्टॉक टर्नओव्हर रेशियो, त्यामध्ये असतं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। म्हणून प्रत्येक गोष्टीचा मीनिंग मी आता सांगतोय सो दैट यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ठीक है? तो बेटा नोटबुक लाइए ना सबने, तो लिखो पहला रेशियो, फर्स्ट वन, सगळ्यांनी लिहा। बोर्ड पे ध्यान दीजिए। पहले रेशियो का जो यूज होता है, यहाँ पे पढ़िए सब लोग। रेशियो एनालिसिस दिख रहा है हेडिंग, इट्स ऑन बुकलेट, पेज नंबर जो भी रहेगा, पेज नंबर दिखा क्या? मीनिंग ऑफ रेशियो कहाँ पे लिखा हुआ है? देखो, मीनिंग ऑफ रेशियो वर्ड है क्या? एंड में है, देखो टॉपिक के। जिसको भी मिल गया रेशियो एनालिसिस लिखा हुआ वो बताओ पेज नंबर। मेरा बुकलेट अलग है, 150 150। चलो यहाँ पे ध्यान दो। रेशियो देखो, मैं क्या बोला मैंने कल मैंने रेशियो का डेफिनेशन दिया था, किसी को याद है? रेशियो इज अ मैथमेटिकल नंबर दैट मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग फिगर्स।
अब मैं अकाउंटिंग रेशियो निकाल रहा हूं तर अकाउंटिंगचे नंबर राहतील. अगर आपका परसेंटेज मार्क्स का निकाल रहा हूं तो आपके मार्क्स के नंबर रहेंगे उसमें. अगर किसी की इनकम और उसका समझो एक्सपेंसेस का रेशियो निकाल रहा हूं तो वो डेटाबेस रहेगा. सो अकाउंटिंग फिगर्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज फाइनेंशियल रेशियो. हमने अगर अकाउंट से रिलेटेड रेशियो निकाले तो वो रेशियो को क्या नाम देंगे बेटा हम? फाइनेंशियल रेशियो. इट कैन बी एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज. कल मैंने बताया रेशियो ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं, रेशियो ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं और रेशियो ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं. या तीन प्रकारे रेशियो दाखवतात. पहिला कोणता आहे? काय लिहिलंय त्याच्यात? 2, 2 टिंब आणि 1. So 2:1. बेटा whenever you compare something that is expressed like this. बोलो समझो बेटा मैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कंपेयर कर रहा हूं. So that is expressed 2:1. So this is called proportion. Then बेटा मैंने बोला कि हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो 10 टाइम्स है, हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स है, तो ये क्या है बेटा? इट इज कॉल्ड टर्नओवर रेशियो. जनरली टर्नओवर रेशियो जो होते हैं वो मल्टीपल में होते हैं. बोल दो मैंने आपको बोला कि मैं आपसे 3 गुना काम करता हूं. सो व्हाट इज इट? 3 टाइम्स, 3 पट, बरोबर है. सो दैट इज टाइम्स. तो ऑल टर्नओवर रेशियोज एक्सप्रेस इन टाइम्स. और मैं बोला कि मेरे बिजनेस में मार्जिन 10% है. सो जनरली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज एक्सप्रेस इन परसेंटेज. बट ऑल 3 आर फाइनेंशियल रेशियोज, राइट? अब बेटा यहाँ पे देखिए रेशियो क्यों निकालते हैं हम लोग, राइट? So the use of different type of accounting ratios are evaluate the financial performance of business is called ratio analysis. The ratio analysis provide financial information and points out the areas which require more application of arithmetical relationship to simplify the complex data. बेटा बड़े बड़े बिजनेसमैन की बैलेंस शीट जो होती है ना, बड़े बड़े कंपनीज की 10 मेन कंपनी अकाउंट में कंपनी का बैलेंस शीट बनता है 12 पेज का. उनका P&L अकाउंट बनता है बेटा और उसके नोट्स अगर मिला लो तो 10-12 पेज का. तो अगर वो आप देखते बैठोगे तो आप कंपेयर भी नहीं कर पाओगे, कुछ कंक्लूजन भी नहीं निकाल पाओगे. पर जो कनेक्टेड फिगर के आपने अगर रेशियो निकाल लिए तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में समझ जाएगा कि कंपनी कहाँ पे है. इमेजिन करो बेटा कि आपका रिजल्ट ऐसे आया कॉलेज का, टोटल 8 सब्जेक्ट है, साल भर में समझो 12 टेस्ट हुए, 4 बार वाइवा हुई, 2 बार एग्जाम हुई, मेन, फर्स्ट और फाइनल. उसका बड़ा ऐसे रिजल्ट निकाल के दिया टीचर ने, सारे मार्क्स, सारे सब्जेक्ट, फिर ये, फिर वो, फिर पॉइंट में ये, फिर कैलकुलेशन लंबा छोड़ा. और इमेजिन करो कि आपका रिजल्ट का साइज इतना है, स्क्रीन के उतना है. तो आपके मम्मी पापा को समझ पाएगा क्या दिए लगाए? ज्यादा टीचर ने रेड मार्क करके दिया, समझ में आ जाएगा इथं गचकलाय म्हणून, बरोबर है? बट जनरली नहीं पॉसिबल. तो वैसे ही कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है, कंपनी का जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है, ट्रेडिंग P&L, इट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड. तो इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई इट यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू रेशियोज. ठीक है? तो रेशियो क्या किसके लिए काम में आता है? तो उसका पहला पर्पज है हेल्पफुल फॉर कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी. प्रॉफिटेबिलिटी यानी प्रॉफिट, लिक्विडिटी यानी पैसा कितना है, और सॉल्वेंसी यानी रोड पे आएंगे या जिंदा रहेंगे. देन इट हेल्प्स टू नो द चेंजेस ऑकरिंग इन द बिजनेस. समझो बेटा पिछली साल आपका एक इसमें टर्म होता है डेट इक्विटी रेशियो. डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है? जस्ट एक एग्जांपल समझो बेटा, मुझे बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए लग रहे हैं, 8 लाख रुपए मैंने डाले और 2 लाख रुपए लोन पे लाए. तो इसका मतलब क्या कि मेरा डेट इक्विटी रेशियो 4:1 है. यानी इस बिजनेस का 80% पैसा मेरा है, 20% लोगों का है. तो कल को जो जिनसे मैंने पैसा लिया है वो आके बोले कि भैया अपने को अपना पैसा वापस चाहिए, तो भी मेरा बिजनेस सर्वाइव हो सकता है. पर यही उल्टा रहा, समझो मेरा 2 लाख खुद का है और लोगों का 8 लाख है, और जिसका 8 लाख बोला जा कट्टी तुझी, तो मेरा भी बिजनेस बंद, ये उसके 8 लाख लेके निकल जाएगा. हाँ या ना? तो आपको रेशियो से पता चलता है कि आपके बिजनेस में चेंजेस कैसे हो रहे हैं. समझो लास्ट ईयर मेरा डेट इक्विटी रेशियो 4:1 है और इस साल 1:1 हो गया. इसका मतलब मैंने ज्यादा लोन ले लिया लोगों से. Like that you understand the changes occurring in the business. Third one is it helps to understand whether the business has taken right kind of operating, investing and financing decision. It shows the fair and helpful to improve the performance. रेशियो में बेटा इतनी चीजें निकाल सकते हैं. आपको आपके सेल्स डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस पता चलता है, आपको आपके परचेस डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस पता चलता है, आपको आपके एडमिन डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस पता चलता है, आपको आपका फ्यूचर दिखता है, 1 साल में बिजनेस को क्या होगा,
और 5 साल में क्या होगा, एवरीथिंग यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ रेशियो। अभी रेशियो से ये दो चीजें करते हैं बेटा, क्या लिखा है जरा पढ़ो, इंट्रा फर्म कंपैरिजन एंड इंटर फर्म। मैंने कल आपको बोला देखो, आपने आपका लास्ट ईयर का रिजल्ट खुद से कंपेयर किया इस साल के रिजल्ट से, सो व्हाट यू डिड इंट्रा फर्म कंपैरिजन, और आपने आपका रिजल्ट आपके कॉम्पिटिटर से कंपेयर किया, दैट इज इंटर फर्म कंपैरिजन। अंडरस्टैंड? ओके, अब लिखो, अब देखो यहाँ पे रेशियो के टाइप कौन से हैं। बैलेंस शीट पे से कुछ रेशियो निकलते हैं, इनकम स्टेटमेंट यानी ट्रेडिंग P&L से, और कंबाइंड। तो हमारे सिलेबस में पहला रेशियो है बेटा करंट रेशियो, दिख रहा है सबको? तो आज हम क्या करेंगे, सिर्फ करंट रेशियो सीखेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे। ऑल ऑफ यू विथ मी? तो लिखो नोटबुक में करंट रेशियो। नोटबुक लाए हो ना थोड़े दिन के लिए? तो वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन शुरुआत में कुछ अच्छा लिख के देना है, इसलिए बोल रहा हूं। दिस इज a financial ratio. This is a financial ratio oblique balance sheet ratio oblique balance sheet ratio which shows short term solvency position of business, which shows short term solvency position of a business, 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 full stop। पूरा एक्सप्लेन करूंगा, पहले लिख लो। it shows relationship between current assets and current liability. It shows relationship between current asset and current liabilities. लास्ट एग्जाम में सिर्फ एक रेशियो पे 8 मार्क का प्रॉब्लम आया था इस पे, और उसमें भी गलती की थी उन्होंने, मिसप्रिंट आया था, पर अभी तक बच्चों को पता नहीं वो मिसप्रिंट क्या है, न बोर्ड को पता है। मुझे क्या मालूम, अब बच्चे ऑब्जेक्शन लेंगे तो मैं थोड़ी 12th के एग्जाम दूंगा। मिसप्रिंट दिया है उन्होंने, क्वेश्चन पूछना चाहिए व्हाट इज करंट रेशियो, कैलकुलेट करंट रेशियो, क्वेश्चन पूछा कैलकुलेट करंट एसेट, और करंट एसेट ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। हाँ, एक लाइन लिखने के लिए अगर लॉजिकली आंसर दिया तो करंट एसेट अरे 8 लाख खत्म, वो दिए हुए थे, उसको 8 मार्क मिलने चाहिए, पर गधे लोग है, पता ही नहीं ना हमको क्या है। आधे से ज्यादा लोगों ने करंट रेशियो निकाला होगा, तो लॉजिकली तो 0 मार्क मिलना चाहिए। करंट रेशियो पूछा ही नहीं, उन्होंने क्या पूछा, और ये क्या होशियारी की, बोर्ड के बुक में से कॉपी पेस्ट किया वो क्वेश्चन, और बोर्ड के बुक में ही वो मिसप्रिंट है, समझे आप? चला सबका भला। लिखो, क्या लिखा आपने, इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज। आगे लिखो, दिस रेशियो इज आल्सो कॉल्ड एज working capital ratio. This ratio is also called as working capital ratio. This ratio is also called as working capital ratio. लिखा सबने? As it provide day-to-day requirement of business, as it provide day-to-day requirement of business, day-to-day requirement of business। ये आपके बुक में नहीं है, मैं मेरे अनुभव पे से लिख के दे रहा हूं।
The standard current ratio, the standard current ratio is 2 is to 1. The standard current ratio is 2 is to 1, ऐसे लिखो. Which means your current assets, your current assets are always, your current assets are always twice of current liabilities, twice, double, twice of current liabilities, which means your current assets are always twice of current liabilities. लिखा सबने? अब आगे बढ़ो, नेक्स्ट पैराग्राफ. Current asset means, current asset means those asset which can be convertible, which can be convertible into cash, which can be convertible into cash within a period of 1 year, within a period of 1 year. Example, एग्जाम्पल लिखते जाओ. डेटर्स, स्पेलिंग येते ना रे गाढवांनो. डेटर्स कॉमा बिल्स रिसिवेबल कॉमा कैश कॉमा बैंक कॉमा स्टॉक कॉमा प्रीपेड एक्सपेंसेस comma loose tools, LOOSE, loose tools, TOOLS, loose tools, and short-term investment, and short-term investment. मैंने पूरी लिस्ट दे डाली आपको. शॉर्ट-टर्म इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, लास्ट पैराग्राफ. करंट लायबिलिटीज means, current liabilities means liabilities, current liabilities means liabilities which are payable, liabilities which are payable within a period of 1 year, within a period of 1 year. For example, ये पूरे एग्जाम्पल लिख लो बेटा, ये वाले. Sundry creditors, bills payable, bank overdraft, income received in advance, short-term loan, provision for tax, outstanding expenses, unclaimed dividend.
लाईट बंद केले बोर्डची त्याला येताच लाईट बंद करत जा त्याला सांगत जा रोज झालं बेटा चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो मैं अब आपको एक एक शब्द एक्सप्लेन कर रहा हूं जो आपने लिखा है all of you know that this is the most favorite topic of mine so that I'll try to give you maximum practical meaning of it समझो बेटा ये एक एस्ट्रोलॉजर बैठा है यहाँ पे और ये आप ऐसे परेशान पढ़ाई कर करके ठीक है इसके पास आप गए और बोले महाराज 12th पास होगा कि नहीं तो ये आपने जो प्रश्न पूछा है इस एस्ट्रोलॉजर को ये आपका शॉर्ट टर्म गोल है या लॉन्ग टर्म गोल है शॉर्ट टर्म है वेरी गुड राइट फिर उसको पूछा नेक्स्ट बीवी कैसे मिलेगी लॉन्ग टर्म वेरी गुड चला नशीब तुम्ही लॉन्ग टर्म ठेवणार आहात बायकोला लॉन्ग टर्म गोल फिर बोला कब मरूंगा लॉन्ग टर्म है ना भाई आप कब मरूंगा है ना लॉन्ग टर्म ना कि शॉर्ट टर्म है वापस जिंदा होने वाले हो सकता है ठीक है रहो वैसे ही बुद्ध बन के आना तो बेटा बोलने का मतलब यह है कि हम रेशियो से दो प्रकार की चीजें देखते हैं एक येणाऱ्या एका वर्षात काय होणार दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म जिंदगी भर क्या चलने वाला है दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म हैव यू अंडरस्टैंड डिफरन्स दोघांचा फरक काय आला शॉर्ट टर्म आणि लॉन्ग टर्म क्लियर है आता आणखी थोडं पुढे जाऊया अभी जो रेशियो हम लोग देख रहे हैं दैट रेशियो इज यूज फॉर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजिशन अब शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी म्हणजे पुढच्या येणाऱ्या एका वर्षात आपली गरिबी कशी असेल अच्छी रहेगी बुरी रहेगी क्या रहेगी दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी अकाउंट में शॉर्ट टर्म का मीनिंग 1 ईयर लॉन्ग टर्म का मीनिंग मोर देन 1 ईयर बस इतना ही है तो अब शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन देखने के लिए आपको देखना है कि इमीडिएट बेसिस पे अपने को कहाँ पे पैसा अपना पड़ा है दैट इज कॉल्ड करंट एसेट और इमीडिएट बेसिस पे किन किन को पैसा देना पड़ने वाला है दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी आपके डे टू डे लाइफ में अगर बात करूं कि आपके जेब में 10,000 है दैट इज योर करंट एसेट हाँ या ना आपके बैंक में 50,000 है दैट इज योर करंट एसेट उसके अलावा समझो आपके फ्रेंड से आपको 50,000 आना है दैट इज ऑल्सो योर करंट एसेट किसी ने आपको पोस्ट डेटेड चेक दे के रखा है बिल्स रिसीवेबल दैट इज ऑल्सो योर करंट एसेट आपकी शॉप है उसमें स्टॉक पड़ा है 1 लाख का दैट इज ऑल्सो योर करंट एसेट क्योंकि ये इमीडिएटली इसके पैसे मिल सकते हैं सिमिलरली आपका अभी तक लाइट बिल भरना बाकी है सप्लायर को पैसा नहीं दिया है क्रेडिटर्स बैंक ओवरड्राफ्ट है इमीडिएटली भरना होता है बैंक ओवरड्राफ्ट सो ऑल आर व्हाट योर करंट लायबिलिटीज तो ये जब दोनों का आप कंपैरिजन करोगे तो दैट इज कॉल्ड एज करंट रेशियो तो बेटा करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट असेट एंड करंट लायबिलिटीज तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है बेटा करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज तुमच्या प्रॉब्लेम मध्ये जेवढे करंट असेट आहे त्यांची टोटल घ्या जेवढ्या करंट लायबिलिटी है त्यांची टोटल क्या और उनका रेशियो निकालो दैट इज कॉल्ड एज करंट रेशियो इस रेशियो को बेटा वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं करंट रेशियो का और एक नाम क्या है बेटा वर्किंग कैपिटल रेशियो यानी बिजनेस मध्ये दररोज किती भांडवल लागेल डे टू डे दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल तो वर्किंग कैपिटल कैसे पता चलेगा CA माइनस CL यानी क्या करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी यानी समझो बेटा मेरे करंट एसेट 10 लाख के है और मेरी करंट लायबिलिटी 4 लाख के यानी मेरे पास खेलने के लिए कितना पैसा अवेलेबल है 6 लाख सो दैट इज माय डेली वर्किंग कैपिटल जो बिजनेस में अभी इन्वेस्ट हुआ है यानी मेरा पैसा बिजनेस में लगा हुआ कितना है 6 लाख मेरा खुद मुझे मेरे करंट एसेट 10 है पर उसमें से लोगों को कितने देने हैं तो मेरे पैसे कितने खेल रहे हैं बिजनेस में 6 दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल सो वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं बेटा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी क्योंकि इसका यूज होने वाला है आगे तो बेटा करंट रेशियो के बारे में ऐसे बोला गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप चेक कर रहे हो किसी बिजनेस का और आपका करंट रेशियो 2:1 आ गया तो दिस इज गुड फाइनेंशियल पोजीशन इसके ऊपर आया तो और अच्छी इसके नीचे आया तो इट इज बैड फाइनेंशियल पोजीशन
यानी क्या कि वो ये बोलना चाह रहे हैं कि योर करंट असेट मस्ट बी ऑलवेज ट्वाइस ऑफ द करंट लायबिलिटी. म्हणजे तुमचे करंट असेट तुमच्या करंट लायबिलिटी पेक्षा डबल पाहिजे. सर क्यों डबल चाहिए? समझो मेरा करंट असेट 10 लाख है और मेरी करंट लायबिलिटी भी 10 लाख है, तो अपना 1:1 में सब हो जाएगा ना सर? क्यों जरूरत है? बराबर है कि नहीं? ये क्वेश्चन आना चाहिए अपने दिमाग में, क्योंकि 10 लाख एसेट है और 10 लाख लोगों को देना है, तो अपन आधी रात को भी दे सकते हैं. तो ये रेशियो 1:1 ज्यादा अच्छा है. 2:1 क्यों होना चाहिए? किसी को पता है कोई लॉजिक? हमारे पास कुछ नहीं बचेगा. ओके, रॉन्ग लॉजिक. वेरी गुड. क्या होता है बेटा, एसेट भले ही 10 लाख के दिख रहे, हमारा देना तो फिक्स है 10 लाख, पर आपने आज डिसाइड किया कि बिजनेस बंद करना है, तो आपके एसेट के 10 लाख आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है. समझो, इमेजिन करो बेटा, इसमें डेटर ही 6 लाख है और आधे डेटर ने बोला जा इदम न मम, मैंने हाथ ऊपर कर दिया, मैं नहीं दूंगा जा, तो आप तो लटक गए. बाद में स्टॉक बेचने निकाला आपने, स्टॉक का पूरा पैसा नहीं आ रहा, फिर लटक गए. तो एटलीस्ट 50% तो आएगा. ये एज्यूम करके समझो, इमेजिन करो कि 10 लाख को आपने बेचने निकाला, 5 आया. अब अगर लाइबिलिटी 10 की 10 रही तो आप दे पाओगे क्या? ये लाइबिलिटी कम नहीं होते, लोग थोड़ी छोड़ेंगे आपको. आपको लोग डुबा सकते हैं, आप लोगों को डुबाएंगे क्या? आई एज्यूम नहीं डुबाएंगे, राइट? सो हमारे अगर करंट एसेट डबल रहेंगे तो एटलीस्ट हम उसको फेस कर पाएंगे, हाँ या ना? तो इसलिए इसका स्टैंडर्ड फाइनेंशियल रेशियो क्या बताया गया है मार्केट में? 2:1. तो जब भी किसी भी कंपनी के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का करंट रेशियो निकालते हैं तो 2:1 के नीचे है तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है. 2:1 है, नियर बाय है, इट्स ओके. उससे ज्यादा है तो भी ओके. लेकिन अब मैं आपको वो चीज सिखाने जा रहा हूं जो किताब में नहीं है. मैंने आपको बता दिया कि 2:1 इज द बेंचमार्क, बराबर है. अब समझो आपके बिजनेस में करंट रेशियो है, ऐसा आया, क्या आया? 50:1. या समझो बेटा 10:1, यानी आपके करंट एसेट 10 लाख है और करंट लायबिलिटी 1 लाख, ऐसा है. तो आपको क्या लगता है, ये रेशियो अच्छा है या बुरा है? इसमें से पता चलेगा कि आप बिजनेसमैन बन पाओगे कि नहीं. बहुत अच्छा है. और कोई सोच के बताओ. ऑनलाइन स्टूडेंट तुम्हाला पण अलाउड आहे बेटा, कमेंट बॉक्स मध्ये लिहा, इज इट गुड और बैड. आई एम टीचिंग यू फाइनेंशियल मैनेजमेंट विथ डेप्थ ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज. बोलिए. हाँ, बैक नहीं रे, हे पेपर के फिगर्स ले रहा हूं ना मैं. गुड. ओके, अदर स्टूडेंट बोला. ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग ओके. इन्होंने भी गुड बोला है. ओके, बोलो बेटा. ओके, तो बेटा मेरे हिसाब से हो गए सबके ओपिनियन. अर्पित किधर है आज? अर्पित कैसा है ये रेशियो? नहीं रे, करंट एसेट तो करंट वैल्यू पे होते हैं ना, फिक्स एसेट ओल्ड वैल्यू पे होते हैं बेटा. बोलो, डेटर ओल्ड वैल्यू पे रहेंगे क्या बेटा आपके? नहीं नहीं, करंट वैल्यू पे रहेंगे. करंट एसेट बोलते ही उसको है जो रिसेंट वाले हैं, बराबर है. जो 1 साल के अंदर हमको देने हैं या 1 साल में हमको आने हैं, उसको करंट एसेट बोलते हैं ना. तो वो तो ओल्ड हो ही नहीं सकते. तो आपको क्या लगता है, ये रेशियो अच्छा है या खराब है? अच्छा है. तो योर आंसर इज रॉन्ग. यू नो बडी आउट ऑफ यू कैन बिकम अ गुड बिजनेसमैन. कोशिश भी मत करना, अभी समझ के लो. अब देखो, आप बोलो नॉट गुड बोल के है. अच्छा बोलो, बोला व्हाई नॉट गुड? क्यों अच्छा नहीं है बताओ बेटा. ऑनलाइन पे किसी ने डाला लगेज नॉट गुड, क्यों अच्छा नहीं है बोलो. अरे इसका मतलब ये है कि आप बेवकूफ हो, लोग मार्केट में उधार देने को तैयार है फिर भी खुद का रुपया वापर रहे हो. अरे समझो, मेरे इसमें 10 लाख में डेटर 8 लाख है और कैश 2 लाख है. समझो, ऐसे 10 लाख मेरे करंट एसेट है और मेरा क्रेडिटर सिर्फ 1 लाख है. समझो, इसका मतलब मेरे में ये कैपेसिटी नहीं है कि मैं मार्केट में उधार से गुड्स ला सकूं. मैं बेवकूफ क्यों ऐसा घर का पैसा बिजनेस में डाल रहा हूं? नहीं समझो. अरे समझो, मेरी किराना दुकान है, राइट? ये कभी कभी ज्यादा नॉलेज होना भी लेक्चर को लंबा लेके जाता है. मेरी किराना दुकान है, राइट? मेरी किराना दुकान में मैं सिर्फ शक्कर बेचता हूँ, राइट? मार्केट यार्ड से लाता हूँ कैश में. कभी तो भी 1 आध लाख 10% में उधारी में लाता हूँ, 90% कैश में लेता हूँ.
और मैं यहाँ पे मेरे दुकान पे सबको उधार में बेच रहा हूँ। सबको उधार में बेचने का पर्पज ये है कि मेरा सेल बढ़े, वो अच्छी बात है, मैं वसूल भी कर सक रहा हूँ। लेकिन वो जो मार्केट यार्ड में बैठा है वो भी बोल रहा है तो उधार पे लेके जा, नहीं आपने को तो कैश में चाहिए, तो मैं बेवकूफ हूँ। आया ना? अरे जब मार्केट में तुमको क्रेडिटर्स अवेलेबल है, कोई उधारी पे देने को तैयार, समझो अभी आपके नोट्स है, ये मुझे उधारी में छाप के देने को कोई तो तैयार है, तो मैं क्यों नगद में लूं बाबा? मेरा पैसा बचाऊ ना। मैं क्या करूंगा? मैं तो बेवकूफ के ऐसा बैंक का लोन भर रहा हूँ और लोगों को उधार में बांट रहा हूँ। तो मैंने क्या करना चाहिए? उधर से भी उधार में लाना चाहिए, इधर भी उधार में लाना। हमारे पापा एक बहुत अच्छा डायलॉग बोलते हैं कि कम से कम 50-60 लोगों से पैसे लेके रखने चाहिए अपन ने। बीमार गिरे तो सब लोग दुआएं मांगना शुरू कर दे, बच जाए बच जाए बच जाए। और उल्टा रहा तो सब लोग क्या दुआ मांगेंगे? मर जाए मर जाए मर जाए, अपने पैसे तो बच जाएंगे। तो बोलने का मतलब ये है बेटा, यू शुड बी अ गुड फायनान्शियल मॅनेजर. तुम्हाला संधी अवेलेबल आहे तर त्याचा उपयोग करायला पाहिजे का नाही? बोलो ना, मैं क्या बोल रहा हूं आपको? पर आप उसका यूज नहीं करो, ये बहुत ओवर एक्सेस रेशियो इज आल्सो नॉट गुड. इट मीन्स यू आर नॉट यूटिलाइजिंग द कंडीशन. क्रेडिट कार्ड होता है, अच्छा ये जिंदगी में मेरा ये एग्जाम्पल मत लेना, रियल लाइफ में थर्ड क्लास एग्जाम्पल है ये. क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड लोग स्वाइप करते हैं, राइट? क्रेडिट कार्ड का अगर आपने पेमेंट 29 दिन के अंदर कर दिया तो आपको 1 रुपया भी चार्जेस नहीं लगता है. आपके पास 10 लाख का क्रेडिट कार्ड है, तो आप पूरे खर्चे बेवकूफ के ऐसा कैश में कर रहे हो. करो ना पूरे क्रेडिट कार्ड से, तो 29 दिन वो पैसा खुद वापर सकोगे और 29 डे को याद से पेड कर दो. पर हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, सर का आधा ही सुन के जाते हैं, मार क्रेडिट कार्ड और 30 दिन तक नहीं, पूरे 15% चार्जेस में मर जाओगे तुम. 20-20% इंटरेस्ट लगता है उसको. तो इफ द फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट इज अवेलेबल यू मस्ट यूज इट बेटा, अंडरस्टैंड? तो मार्केट में आपको वो शक्कर वाला उधार देने को बजाय नहीं आपने को तो कैश चाहिए. लाइट बिल बोल रहे वो, अरे 1 महीना ठहर आएगा, फिर 10 दिन से नहीं मेरा एडवांस ले लो बाबा, आपने को कट करने का डर लगता है? कुछ लोगों का बस चले तो ट्रैफिक पुलिस की फाइन भी एडवांस भर दे, अब लगने वाली है तू तेरा देख ले बोल. समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूं? इट मीन्स यू आर नॉट गुड फायनान्शियल मॅनेजर. संधी आहे उपलब्ध तर त्याचा फायदा करून घ्यायला पाहिजे, हो का नहीं? समझो मुझे मेरे एखादे फैकल्टी का पेमेंट करना है, राइट? मैं वो साल के शुरुआत में भी दे सकता हूँ जैसे आपकी फीस है, लेकिन मैं क्या करता हूँ मंथली देता हूँ वो उनको. वाई आई एम गिविंग देम मंथली? तब तक पैसा वापस नहीं मिलेगा ना. आवाज नहीं जा रही बाहर, भगवान दया से. समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ बेटा? हाँ या ना? अगर मैं उनको एडवांस ही दे दूं और बीच में कुछ हो गया तो वो पैसा और नए फैकल्टी कहां से दूंगा मैं? समझ में आया आप? सो दिस मीन्स यू आर यूजिंग द फाइनेंस वेरी प्रॉपरली. तो आपको सिर्फ अकाउंटेंट नहीं बनना है बेटा, अच्छा बिजनेसमैन भी बनना है. समझ में आया? हाँ या ना? एंड एवरीथिंग इज अनसर्टेन. इमेजिन करो कोविड आ गया, तुम्हारे डेटर डूब गए और तुम तो शक्कर लाके पैसे दे के बैठ गए, तो तुम भिखारी बन जाओगे ना. समझे? सो टू मच हाई रेशियो इज नॉट गुड बेटा. ऑल ऑफ यू विथ मी? झेपलं का काय बोलतोय? तर मी तुम्हाला अकाउंट शिकवत नाहीये, मी तुम्हाला बिझनेस पण शिकवतोय गाडवांनो, त्याची फीस घेत नाहीये. हैं? अभी समझ में आ गया? चलो इसका एक प्रॉब्लम करते हैं हम लोग. बुकलेट में जो भी पेज नंबर है, फर्स्ट प्रॉब्लम देखो. दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वीक. कल सुबह मैथ्स रहेगा बेटा 8 to 9. आपके कोई फ्रेंड्स है तो बोल दो 15 तारीख से ज्वाइन कर ले हम लोग. हाँ नहीं ना, क्वेश्चन रहेगा ना बुकलेट में, है ना, लिखने की जरूरत नहीं. हाँ मिला क्या बेटा? 158 बुकलेट में जगह भी है. जिनके पास बुकलेट नहीं, ऑनलाइन स्टूडेंट, आपको कुरियर मिलने में टाइम लग सकता है, तो जस्ट आप लोग क्वेश्चन देख लो. और अभी मैं आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. देखिए, कंपनी हैड फॉलोइंग करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज, कैलकुलेट करंट रेशियो. दिख रहा है? आप लोग मुझे बताएंगे इसमें का करंट एसेट कौन सा और करंट लायबिलिटी कौन सा. मैंने लिस्ट दी है आपको, बताओ बेटा. डेटर क्या है? क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटी. बिल्स पेबल क्या है? स्टॉक क्या है? लूज टूल क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? लायबिलिटी. बराबर है. तो अब देखो, सबसे पहले आपको वर्किंग करनी पड़ेगी ऐसी.
क्योंकि 4 मार्क या 8 मार्क के लिए पूछा तो 1 मिनट में डायरेक्ट आंसर नहीं निकालने का। करंट असेट सबसे पहले 60,000 है। कौन है बेटा? वो डेटर्स। उसके बाद है बेटा 30,000। कौन है बेटा? वो स्टॉक। उसके बाद है बेटा लूज टूल्स। कितने हैं बेटा? 10। ये हो गए सबके। देन उसके बाद बेटा करंट लायबिलिटी। इसमें क्रेडिटर्स है 30। उसके बाद है बेटा बिल्स पेबल 20। उसके बाद है बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट 10। ये आपको समझे इसलिए ब्रैकेट में एग्जाम में भी ऐसे लिखना है आपको, मैं खाली शॉर्टकट में लिख रहा हूँ वर्ड्स। तो बेटा आपके करंट एसेट कितने हो गए बोलो? 1 लाख रुपए हो गए बेटा। और करंट लायबिलिटी कितनी हो गई? 60। राइट। अब इसके बाद आपको लिखना है करंट रेशियो इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है बेटा? करंट asset अपॉन करंट लायबिलिटी, दिस इज द फॉर्मूला। ऑल ऑफ यू विथ मी? बस खाली फिगर लिखने और आंसर निकालना है। तो आपके करंट एसेट है बेटा 1 लाख, राइट। और करंट लायबिलिटी है 60,000। ठीक है बेटा। अब कैलसी अलाउड नहीं रहने के कारण आप जितना मिनिमाइज कर सकते हो उतना मिनिमाइज कर देने का। 10/6 आ गया। शैल से 5/3? एग्री? सो इट इज 5:3। खत्म। एग्जामिनर सिर्फ इतना आंसर देखेगा। आपको कोई कमेंट नहीं लिखना है, अच्छा है खराब है कुछ भी नहीं पूछते, जस्ट मैंने नॉलेज के लिए आपको बताया। इज दिस क्लियर? लिख लो आंसर।
hope you understand current ratio today, right? करंट रेशियो से कनेक्टेड रेशियो होता है क्विक रेशियो, उसको ही लिक्विड रेशियो। देन देयर आर 3 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और एक टर्नओवर रेशियो। ऐसे 6 रेशियोज आपको है। पूरे के पूरे प्रॉब्लम होमवर्क के क्लास के पूरे कर लेंगे तो इसको आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जो मैंने आज शुरुआत में मीनिंग बताया था बेटा, उसका यूज बहुत होने वाला है। ये वाला जो ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट का मीनिंग बताया था ना, इसमें से क्या माइनस किया तो क्या आता है, सेल्स में से जीपी गया तो COGS आता है, नेट प्रॉफिट में से एडमिन एक्सपेंसेस गए या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गए तो NP आता है, लाइक दैट। ओके, नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, अभी कल परसों तरसों तीनों दिन 8 से 9 मैथ्स रहेगा सुबह। जिनका मैथ्स है वही आएंगे, अकाउंट से उनको आने की जरूरत नहीं। और शाम में जो है वही लेक्चर 6 से 7 रहेगा सातारा रोड पे भी मैथ्स का। नेक्स्ट वीक में क्योंकि सातारा रोड पे इवनिंग का दोनों बैचेस फुल हो गया है तो और एक नया बैच चालू होगा। तो आपके कोई भी फ्रेंड्स रहेंगे या पुराना, अभी तक तो बहुत कुछ सिखा के हुआ नहीं है, इफ दे वांट दे कैन ज्वाइन इट। और अभी हम लोग होके बहुत स्लो जा रहे हैं क्योंकि अभी भी बहुत से लोग अब्सेंट है, एडमिशन लेना बाकी है। जैसे ही थोड़ा सा फ्लो बढ़ जाता है तो अपना गाड़ी डायरेक्ट तीसरे गियर में चला जाएगा। पर ये टॉपिक ऐसे है कि इसको समझना पड़ता है टेक्निकली। अगर आप इसको विथ लॉजिक समझ लोगे तो जिंदगी में फॉर्मूले भी याद करने की जरूरत नहीं। CA इंटर में होता है ये टॉपिक बाद में और एक बार, तो उस समय आपको ये सब याद आएगा, करंट रेशियो क्या है, लिक्विड रेशियो, सब कुछ। एंड इट इज अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो ये आपके सिलेबस में कहीं पे भी नहीं है आगे। बोलते हो 12 में CA फाउंडेशन में तो नहीं है, इंटरमीडिएट में डायरेक्टली है या फिर MBA में है, MCOM में है। तो ये एक सीखने के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। समझो आप में से किसी ने 12th के बाद छोड़ दी पढ़ाई तो भी बिजनेस समझने के लिए सबसे अच्छा टॉपिक है। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। आपके कोई फ्रेंड्स है तो उनको जरूर बताइए क्लास के बारे में, और आप में से भी किसी को अभी भी CA फाउंडेशन ज्वाइन करना है कर सकते हो। आज तो हमारा फाउंडेशन का बहुत अच्छा वाला लेक्चर होने वाला है। चलो बाय। आज बहुत अच्छा लेक्चर है ना फाउंडेशन, नहीं पता है? नहीं पता आपको?